Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are discussing your chapter 13, that is the gaseous exchange. Let's start. We all know कि सारे living things जो हैं वो food लेते हैं to create the energy. लेकिन ये food जो है ये directly energy create नहीं करती, बल्कि ये food यानी ग्लूकोज react करती है in the presence of oxygen to create energy. हमने पिछले चैप्टर में जो था वो डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं डाइजेशन के चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो उस ग्लूकोज को कंबाइन करने के लिए जिस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है यानी ऑक्सीजन की, वो किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं और किन मोड से ऑब्टेन करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स टेक अ लुक एट द रिस्पिरेशन. ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने के प्रोसेस को हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं. और रिस्पिरेशन के अगेंस्ट यानी कि जो ग्लूकोज या फूड क्रिएट होते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलते बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सपिरेशन. अब ये जो ऑक्सीजन का इनटेक है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना है, ये दो लेवल्स पे होता है. पहले लेवल का नाम ऑर्गेनिज्म लेवल है. इस लेवल में आपकी पूरी ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जाती है. और जो दूसरा लेवल है वो है सेलुलर लेवल. सेलुलर लेवल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का इनटेक और आउटटेक जो है वो सेल के लेवल पे हो, यानी कि सेल इन्वॉल्व हो. पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल की. ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर जो आपकी रिस्पिरेशन होती है उसको हम लोग ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं, जबकि सेल के लेवल के ऊपर जो होती है उसे हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं. अगर आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है तो इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर होती है, वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टू क्रिएट दी एनर्जी. और उस एनर्जी के अंदर जो है वो आपकी एटीपीस बनते हैं. एटीपी बेसिकली जो होती है वो एनर्जी होती है. और उसके बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके सेल से रिलीज़ होकर वापस लंग्स में जाती है और लंग के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है. तो इट मीन्स कि दिस इज़ द सेलुलर रिस्पिरेशन. और ये जो है ये ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो रही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म एक्सपिरेशन. अब ये जो गैसेस एक्सचेंज है, अब लिविंग थिंग्स पानी के अंदर भी होते हैं और ज़मीन पे भी होते हैं. तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो लिविंग थिंग्स जो पानी में है वो पानी के ज़रिए ऑक्सीजन लेते हैं, और जो एयर में है ये जो ज़मीन पे रहते हैं वो लोग एयर के ज़रिए जो होता है वो ऑक्सीजन लेते हैं. अब एयर और वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. इसकी टोटली रीज़न जो है वो ये है कि क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी और एयर के अंदर टोटली डिफरेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एयर की बात करूँ तो एयर के अंदर जो है वो 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी, जबकि मैं अगर पानी की बात करूं तो पानी के अंदर जस्ट 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है. उसके बाद क्योंकि पानी जो होता है वो थोड़ा विस्कस होता है, तो वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जबकि एयर क्योंकि थिन है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ईजिली जो है ऑक्सीजन एंटर हो जाती है. फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो होता है वो प्रेशर भी जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है. तो ये सारे रीजंस जो हैं वो बताते हैं कि इस वजह से जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि रिस्पिरेशन के अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, या जो आपकी जो है वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग ऑन द लैंड. तो इस तरह आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रिस्पिरेशन जो है वो कितने लेवल्स पे होती है, और पानी और ज़मीन पे रहने वाले जानवरों की जो है वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन. जैसे ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो डिफरेंस है, इसीलिए जो पानी के अंदर जो होता है वो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और एयर में सांस लेना और ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है.